जैसा कि हमने प्रश्नावली 2 की प्रस्तावना में देखा कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल अर्थात उस द्विघात समीकरण जो भी हमें प्रश्न में दिया होगा वह इस रूप में रहता है, मानक रूप में ax² धन bx धन c बराबर 0, जहां a, b, c वास्तविक संख्या है तथा a बराबर नहीं है 0। तो इस समीकरण में चूंकि एक ही चर राशि है x के रूप में और इस चर राशि का अधिकतम घात 2 है, अर्थात इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमें जो चर राशि x के अधिकतम 2 मान प्राप्त होंगे। तो इससे ये जो x के 2 मान प्राप्त होते हैं इसे हम समीकरण के द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। और यही मान जो द्विघात समीकरण के हमें x के जो 2 मान प्राप्त होते हैं उन्हें ही द्विघात समीकरण के मूल भी कहते हैं। अर्थात द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कीजिए या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों एक ही चीज है, हल या मूल। अब हम प्रश्नावली 2 के कुछ सवालों को बनाएंगे, जिसमें पहला सवाल है जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं या नहीं, मूल हैं अथवा नहीं। तो ये मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी दिए गए मूल उस द्विघात समीकरण के मूल वाकई में है या नहीं, यह चेक करने के लिए उन मूलों को x के जगह उसकी वैल्यू रखते हैं, उस x के मान में उसको रखते हैं। तो हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर बराबर हो जाता है तो यह सिद्ध हो जाता है कि यह दिए गए मान उस समीकरण के मूल हैं। तो यहाँ चेक करते हैं, हम एक आध 2 सवाल देखते हैं। इसमें 5 सवाल है प्रश्न नंबर 1 में, जिसमें से हम 2 सवाल देखेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ तीसरा सवाल ले रहा हूं, जो कि है 6x वर्ग ऋण 6x ऋण 12 बराबर 0 और x के मान जो हमें दिए हुए यहाँ पे x बराबर ऋण 3 और x बराबर 4। अब हमें चेक करना है कि x बराबर ऋण 3 और x बराबर 4 इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग पहले x बराबर इस वर्ग समीकरण में x बराबर ऋण 3 रखेंगे और देखेंगे कि बाएं पक्ष में ऋण 3x के जगह रखने पर उसका मान 0 आता है नहीं, मतलब दाएं पक्ष के बराबर आता है या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ क्या रखेंगे, x बराबर ऋण 3 रखने पर। तो इसको रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज 6 गुणित कोष्टक में x के जगह ऋण 3 की घात 2 ऋण 6 गुणित फिर x के जगह ऋण 3 ऋण 12 बराबर हमें मिल रहा है 6 गुणित ऋण 3 का वर्ग हो गया 9, क्योंकि ऋण की घात 2 है तो उत्तर धनात्मक आएगा। यहाँ ऋण और ऋण का गुणा होगा तो ये भी हो गया धन 6 तिया 18 और ऋण 12। तो यहाँ देखते हैं फिर से 6 निया 54 धन 18 ऋण 12 और इसको जब हम हल करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 54 और 18 72 -12 बराबर हमें मिल गया 60।
जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, इसलिए x बराबर -3 समीकरण का मूल नहीं। अब इसी तरीके से हम दूसरा मान x बराबर 4 रखकर देखते हैं। x बराबर 4 रखने पर फिर से इसी वर्ग समीकरण में रखेंगे, तो बायां पक्ष ले लेते हैं। तो इसमें हम रख रहे हैं मान, तो हो गया 6 गुणित 4 का वर्ग ऋण 6 गुणित 4 ऋण 12। तो कितना हो गया 4 का वर्ग 16, 16 छक्के 96 ऋण 6 चौक 24 ऋण 12। तो ये हमें मिला 96 और ऋण 24 ऋण 12 हो गया ऋण 36। इसको भी हम अगर घटा रहे हैं तो आ रहा है 60। तो ये भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। तो यहाँ हमको ये भी दिखा कि x बराबर 4 भी दिए गए वर्ग समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, इसलिए x बराबर 4 समीकरण का मूल नहीं है। हमें मूल होने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। अब एक और सवाल हम यहाँ पर देखते हैं करके, 5वां सवाल ले लेते हैं। 5वां सवाल है यहाँ पर x वर्ग ऋण 3 करनी 3 x धन 6 बराबर 0, और जो मूल दिए गए हैं यहाँ पर x बराबर करनी 3 और x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3। तो यहाँ पर भी हम इस समीकरण के बाएं पक्ष में बारी बारी से एक बार x बराबर वर्गमूल 3 और एक बार x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 रखकर देखेंगे। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर करनी 3 रख रहा हूं। तो क्या हो गया x की घात 2, मतलब हो जाएगा ये करनी 3 का वर्ग ऋण 3 करनी 3 गुणित x की जगह फिर से करनी 3 एंड धन 6। इसको हल करके देखते हैं। करनी 3 का वर्ग कितना होगा, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, तो मिलेगा 3। ऋण धन धन का गुणा हो जाएगा ऋण, और इधर भी हमको मिलेगा ये 3 पहले से है गुणित वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 हो जाएगा 3 धन 6। तो ये हमें मिल गया 3 ऋण 3 तिया 9 और धन 6, 3 धन 6 9 ऋण 9 बराबर 0। बराबर हमको क्या मिल गया, यहाँ पे दायां पक्ष प्राप्त हो गया। अब हम इसी तरीके से x बराबर ऋण 2 करनी 3 रखकर देखते हैं इसी वर्ग समीकरण में। तो हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। फिर से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो x वर्ग मतलब ऋण 2 करनी 3 का वर्ग ऋण 3 करनी 3 गुणित x के जगह ऋण 2 करनी 3 और धन 6। तो इसको हल करके देखते हैं। तो हमें मिल रहा है ऋण की घात 2 है तो सम संख्या अर्थात धन हो जाएगा। 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4 गुणित करनी 3 की घात 2 मतलब हो गया 3। यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन, 3 का गुणा इस 2 से होगा 3 दूनी 6 गुणित वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 हो गया 3 और ये हो गया धन 6। तो अब हमें मिल रहा है 4 तिया 12 धन 6 तिया 18 और धन 6 बराबर हमें मिला 18 12 30 और 6
36। तो यहां पर हमें ये जो मिला ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अर्थात ये जो पहले मिला था इसमें हमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिल रहे थे, लेकिन दूसरे मान में हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकेंगे इसके लिए, चूंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः x बराबर करनी 3 समीकरण का मूल है और चूंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, इसलिए x बराबर ऋण 2 करनी 3 समीकरण का मूल नहीं है। तो इस तरीके से हम आसानी से पहचान पाएंगे कि दिए गए जो मान है x के वो दिए गए वर्ग समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। अब हम प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल है x ऋण 4 गुणित x ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ पर इस टाइप में हम लोग इससे पहले बहुपद में भी देखे थे शून्य ज्ञात करने के लिए। तो वह जो बहुपद रहता था वर्गीय बहुपद, वह ax वर्ग धन bx धन c के रूप में रहता था। तो उसको जब हम गुणन खंडन करते थे तो गुणन खंडन करने के बाद वह इस रूप में आ जाता था। और चूंकि इस सवाल में पहले से ही यह गुणन खंडन के रूप में दिया है तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जब गुणन खंडन दो गुणन खंडन आपस में उनका जो गुणा है वह 0 के बराबर है तो दोनों गुणनखंडन को हम अलग अलग शून्य के बराबर रख सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं कि x ऋण 4 बराबर 0 या x ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें पक्षांतर करने से मिल गया x बराबर 4 या x बराबर 2। तो इस तरीके से हमें बड़े आसानी से यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर द्विघात समीकरण मूल क्या है कि x अर्थात उत्तर क्या आ गया, मूल x बराबर 4 और 2। दूसरा समीकरण हम यहां देखते हैं जो कि है तीसरा सवाल इसका देखते हैं। x ऋण 7 का पूर्ण वर्ग बराबर 0। तो x ऋण 7 का पूर्ण वर्ग बराबर 0, इसे हल करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक घात 2 हटाएंगे। जब घात 2 हटाएंगे तो आधार का 2 बार गुणा करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x ऋण 7 गुणित x ऋण 7 बराबर 0। अब यह अभी जो हम ऊपर पहला सवाल हल किए उसके जैसे हो गया। जब हमको गुणनखंडन मिल जाते हैं तो दोनों गुणनखंडन को हम अलग अलग शून्य के बराबर लिख देते हैं। तो ये हो गया x ऋण 7 बराबर 0 या x ऋण 7 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हो गया, x बराबर ऋण 7 इधर आके धन 7 या x बराबर धन 7। अर्थात यहाँ पर जो हमें उत्तर मिला, यहाँ पर दिए गए समीकरण के मूल हमें क्या मिले, 7 और 7। तो इस तरीके से हम हल कर पाएंगे। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, नंबर 4, x वर्ग ऋण 11x बराबर 0। अब यह हमें गुणनखंडन के रूप में नहीं है, यह एक हमें मानक वर्ग समीकरण के रूप में है, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इस टाइप के सवाल आ जाते हैं तो हमको सबसे पहले यह देखना है कि उनमें उन पूरे पदों में अगर उभयनिष्ठ निकलता है तो हमें उभयनिष्ठ बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमें 2 पद दिख रहे हैं और दोनों पदों में उभयनिष्ठ भी दिख रहा है, दोनों पदों में x है।
तो इस x को हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ मानकर बाहर निकाल लें। तो यहाँ से x वर्ग में से x बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया x, और यहाँ ऋण 11 x में से खाली x ये बाहर निकला तो बचा ऋण 11 बराबर 0। अब यहाँ पर यह हमें गुणनखंडन मिल गया, और जब गुणनखंडन मिल जाता है उसके बाद तो बहुत सरल हो जाता है, इसे हम अलग अलग शून्य के बराबर लिख सकते हैं। तो x बराबर 0 या x ऋण 11 बराबर 0, इसका मतलब हमें x के दो मान प्राप्त हो गए, x बराबर 0 या x बराबर 11। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें उत्तर मिल गया, मूल x बराबर हमें क्या मिल गया, 0 11। तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण के मूलों को अगर इस रूप में है, छोटे फॉर्म में है, पहले से ही गुणनखंडन के रूप में है, तो हम बड़े आसानी से इन्हें ज्ञात कर सकते हैं।